सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, पॉलिटी की हमारी पिछली क्लासों में हम भाग नंबर 1 से लेकर के भाग नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं, यानी कि आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल 51 तक हम कवर कर चुके हैं। जो आज की हमारी क्लास है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का भाग नंबर 5, जिसमें आर्टिकल इंक्लूड किए गए हैं 52 से लेकर के 151 तक। ये जो हमारा भाग है ये सबसे बड़ा भाग है संविधान का, ठीक है ना। जो आर्टिकल नंबर 52 से जो ये भाग शुरू होता है भाई, इसमें वर्णन शुरू होता है राष्ट्रपति से, यानी कि हम शुरू में ये पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति क्या है, कौन कौन अब तक राष्ट्रपति रहे, उनके पास क्या क्या विधायी पावर हैं, किसको वो अपॉइंट कर सकते हैं, किसको वो बर्खास्त कर सकते हैं, उनका चुनाव किस तरीके से होता है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इन चीज़ों के बारे में हम इन आर्टिकलों में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और इन सब आर्टिकलों को पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगेगा भी जो राष्ट्रपति है ना वो बहुत ही पावरफुल चीज़ है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ये हम अनुच्छेद एक एक करके जब पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा आज का आर्टिकल होने वाला है भाई वो है आर्टिकल नंबर 52। देखो आर्टिकल नंबर 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का पहला नागरिक कहलाएगा और साथ ही साथ वह कार्यपालिका का भी संवैधानिक प्रधान होगा। आर्टिकल नंबर 52 में क्या बोला गया भाई, जो भारत का है ना राष्ट्रपति क्या होगा, एक होगा और वह पहला नागरिक कहलाएगा। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भाई भारत का पहला नागरिक कौन कहलाएगा, वो होगा राष्ट्रपति। और साथ ही साथ ये जो क्या है हमारी कार्यपालिका का है उसका संवैधानिक प्रधान भी होगा भाई। ये बात लिखी गई है आर्टिकल नंबर 52 में। फिर है भाई 53 में बोला गया भारत की जो कार्यपालिका की शक्ति है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो सारी की सारी किसके अंदर सीमित निहित है, वो है भाई राष्ट्रपति के अंदर, ठीक है ना। यानी कि जो कार्यपालिका है उसकी की सारी पावर किसके अंदर है, राष्ट्रपति के पास है। जो आर्टिकल नंबर 54 है भाई, भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल, यानी कि जब हमको राष्ट्रपति को चुनना होगा तो उसके चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, कौन कौन क्या होगा, उसका निर्वाचक मंडल होगा। देखो भाई पहली बात तो जब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 तो अनुमोदक होने चाहिए, 50 क्या होना चाहिए, प्रस्तावक। यानी कि 50 तो प्रस्तावक जो लिखित रूप में देते हो और 50 क्या हो मौखिक रूप में हो जो उसको सपोर्ट करते हो। ऐसे नहीं है कोई भी जा करके भाई राष्ट्रपति के लिए चुनाव, कम से कम यानी कि उसके पास 50 तो एमपी होने चाहिए लिखित में और 50 होने चाहिए उनके समर्थन के अंदर। यानी कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है ना। और ये प्रस्तावक ऐसा नहीं है भाई कि भाई वही 50 तो इसके प्रस्तावक होंगे और वही 50 इसके अनुमोदक होंगे, दोनों के दोनों अलग होने चाहिए। कहने का मतलब 100 एमपी तो होने चाहिए सपोर्ट में अगर कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, ठीक है ना। अगला भाई चलो ठीक है 100 मिल गए, अब वो क्या करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे राष्ट्रपति जी। और उसके लिए मतलब प्रक्रिया क्या होने वाली है, उसके चुनाव में कौन कौन शामिल होगा भाई। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य जो की संख्या में कितने हमारे 543, ठीक है। दूसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कितने सदस्य भाग लेंगे इसमें भाग लेंगे भाई हमारे 233। यहां पे एक बात ध्यान रखने योग्य है भाई, जो राज्यसभा की सीटें हैं हमारी संसद में वर्तमान में 245 हैं, जो 233 है ना वो तो इलेक्ट होकर के आते विभिन्न राज्यों से,
लेकिन जो 12 है ना, उनको मनोनीत करता है राष्ट्रपति, और वो 12 के 12 राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? सीधी बात है भाई, जिनको राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा वो तो फिर उसी को वोट देंगे ना, ठीक है ना। इसलिए उन 12 को तो शामिल ही नहीं किया गया। और देखा जाए तो हमारी लोकसभा की 545 सीटें हैं, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता था, लेकिन अब संविधान संशोधन के द्वारा उन एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। यानी कि कौन कौन भाग लेगा? लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित एमएलए। और प्लस में कौन भाग लेगा? राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित एमएलए भाग लेंगे, जो वर्तमान में चुने गए हैं। भाई कौन कौन भाग लेंगे? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित एमएलए भाग लेंगे भाई इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा भाई, और अच्छा बात रहेगी भाई, राज्य तो चलो आगे, क्या इसमें केंद्र शासित प्रदेश है जो, क्या वो भाग नहीं लेते? बिल्कुल लेते हैं भाई। क्या है? एक 17वां संविधान संशोधन हुआ, 17वां संविधान संशोधन 1992, संविधान संशोधन 1992, उसमें दिल्ली और पुदुचेरी को भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी शामिल कर लिया गया था। किस किस को शामिल किया गया? दिल्ली और पुदुचेरी। ये सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जो बाकी के हैं वो इसमें भाग नहीं लेते भाई, ठीक है ना। अच्छा भाई, इसमें है ना जो वोट है वो भाई वैल्यू के हिसाब से निकाला जाता है। ऐसा नहीं एक व्यक्ति ने वोट डाला तो भाई उसका 1 वोट काउंट होगा, नहीं। जो एमएलए की बात करूं मैं, एमएलए का कैसे निकाला जाता भाई? जितनी वहां की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या, राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या, इनटू में 1000 भाई, इनटू में क्या आ जाएगा? 1000। और ये जो पॉपुलेशन है भाई, ये 1971 की जनगणना के आधार पर है। 1971 की जनगणना के आधार पर ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था भाई, जो हम एमएलए और एमपी के वोट की वैल्यू निकालते हैं उसमें कौन सी जनगणना ली जाती है? 1971 की जनगणना के आधार पर निकाला जाता भाई, ठीक है ना। यानी कि एक एमएलए की वोट वैल्यू क्या होगी? जितनी उस राज्य की जनसंख्या है डिवाइड में जितने उस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है, मल्टीप्लाई इनटू में 1000। और ये जो पॉपुलेशन लेकर के आएंगे वो कौन सी पॉपुलेशन? हमारी 1971 की, ठीक है ना भाई। कौन कौन लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचित चुनाव में भाग? एक तो भाई क्या, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य जो वर्तमान में होंगे, फिर राज्यसभा के निर्वाचित, और फिर सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित एमएलए, ठीक है ना। और उनकी क्या करी जाती है? फिर भाई वोट वैल्यू निकाली जाती है। पहले क्या था? 1992 से पहले सिर्फ राज्य के सदस्य भाग लेते थे, लेकिन फिर एक संविधान संशोधन होता है, 17वां संविधान संशोधन, उसमें दिल्ली और पुदुचेरी को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आता भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी कि उसके निर्वाचन की रीति कैसी होगी? देखो, वो होती है एकल संक्रमणीय पद्धति। एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति। इस पद्धति में क्या होता भाई? इसमें है ना क्या होता है, सिर्फ ऐसे वोट नहीं डालना होता, इसमें प्रेफरेंस डालनी होती है। प्रेफरेंस का मेरा मतलब है भाई, मान लो 4 व्यक्ति खड़े होते हैं, ए, बी, सी और डी, ये चारों के चारों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लाइन में लगे हुए। तो मान लो मेरे को सी को वोट डालना है, मेरा पसंदीदा राष्ट्रपति सी है, तो मैं इसके लिए आगे 1 लगाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता सिर्फ यहां पे 1 लगा के छोड़ दूंगा। इसके बाद मेरे को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, यानी कि अगर ये नहीं तो फिर ये,
और अगर ये भी नहीं तो ये, और ये भी नहीं तो फिर ये, यानी कि इसमें क्रम लगाना होता है भाई, ठीक है ना। अच्छा भाई, यानी कि एकल संक्रमणीय पद्धति जिसको हम पढ़ते हैं वो क्या होती है भाई, इसमें जितने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े होंगे उनको प्रेफरेंस देनी होती है, पहले ये नहीं तो ये, और ये नहीं तो ये। और क्या है भाई, आर्टिकल नंबर 55 में मान लो राष्ट्रपति का चुनाव भी हो चुका है, इससे संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना, तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा भाई। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होगा वो कहां पर निपटाया जाएगा, वो निपटाया जाएगा भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। एक बार और देखो, 52 में क्या है, भारत का पहला नागरिक कौन कहलाएगा, राष्ट्रपति, और वो ही संवैधानिक प्रधान भी होगा। 53 में क्या है, जो भारत की कार्यपालिका की पावर है वो किस में निहित है, वो है राष्ट्रपति में। 54 में क्या है भाई, भारत में राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है उसमें भाग कौन कौन लेगा, ठीक है ना। जो 55 है भाई, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पद्धति क्या होने वाली है, यानी कि किस तरीके से उसकी वोटिंग की जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद भाई जो हमारा अगला आर्टिकल आता है वो है हमारा आर्टिकल नंबर 56। क्या है 56 में है, राष्ट्रपति पद की अवधि, यानी कि भाई जो राष्ट्रपति चुना जाएगा उसका टाइम पीरियड कितना होने वाला है, उसको कितने टाइम के लिए चुना जाएगा। भाई जो राष्ट्रपति पद की अवधि है वो होने वाली है हमारी 5 साल, यानी कि एक राष्ट्रपति को कितने टाइम पीरियड के लिए चुना जाएगा, उसको चुना जाएगा भाई 5 साल के लिए, ठीक है ना। फिर है भाई 56 का दूसरा भाग, अगर भाई राष्ट्रपति को मान लो त्यागपत्र देना है तो वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देगा, उप राष्ट्रपति को संबोधित करके देगा, संबोधित करके देगा भाई, ठीक है ना। किसको संबोधित करेगा भाई, वो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का अगला जो आर्टिकल है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, कि क्या एक राष्ट्रपति को दोबारा पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है भाई। एक राष्ट्रपति को हम जितनी बार चाहें उतनी बार दोबारा री इलेक्ट कर सकते हैं, जितनी बार चाहे, जितनी बार चाहे, ठीक है ना। यह बात लिखी गई है आर्टिकल नंबर 57 में। अगला आर्टिकल आता भाई 58, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। अगर कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का इच्छुक है तो उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखो, एक तो पहली बात तो भाई वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ओके। दूसरे नंबर पर वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है ना। मिनिमम यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी है हमारी, 35 साल। तीसरा भाई, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, जाने योग्य हो, ठीक है। वह पागल या दिवालिया ना हो, यह भी आता है, ठीक है। अच्छा भाई, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो भाई, ठीक है ना, ना हो। लेकिन एक चीज नोट करना भाई, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल वह मंत्री, कोई भी वह मंत्री लाभ के पद नहीं है, लाभ के पद नहीं माने जाते, लाभ के पद नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। कहने का मतलब वही बात होगी जैसे कि इसमें पढ़ा पुनर्निर्वाचन वाली बात भाई। अगर कोई राष्ट्रपति है
वर्तमान में, उसको अगले साल के लिए दोबारा से लड़ना, उसको बिल्कुल वो इलेक्शन लड़ सकता है, जितनी बार चाहे, बन भी सकता है, ठीक है ना। उसमें राष्ट्रपति जो वो वर्तमान में, उसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल क्या है, ये लाभ के पद नहीं है। राष्ट्रपति पद की शर्तें, यानी कि राष्ट्र, इसमें मेंशन किया गया भाई जो भी राष्ट्रपति होगा उसकी क्या क्या शर्तें हैं। भाई मैं एक तो राष्ट्रपति भवन में रहूंगा, मैं किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करूंगा, जब तक मैं पद पर रहूंगा मेरे खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी। मतलब इस टाइप की कुछ शर्तें मेंशन की गई हैं राष्ट्रपति पद की 59 के अंदर। 60 है भाई राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति जब चुना जाएगा तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाएगा भाई? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश वो उसको क्या करेगा भाई? राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। जो भारत का उस टाइम पे सीजीआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, वो राष्ट्रपति को पद ग्रहण के समय क्या दिलवाएगा? शपथ। ठीक है ना भाई। 56 में क्या है भाई? राष्ट्रपति की पद अवधि कितने टाइम के लिए चुना जाएगा? 5 साल के लिए। दूसरा में 56 का ही दूसरे पार्ट में बोला गया राष्ट्रपति को अगर त्याग पत्र देना है, वो अपना पद छोड़ना चाहता है, तो वो किसको संबोधित करेगा? अपना उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, क्या राष्ट्रपति को दोबारा री इलेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। बिल्कुल दोबारा ही क्या, जितनी बार चाहे किया जा सकता है। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं मेंशन है अनुच्छेद नंबर 58 में। क्या क्या शर्तें हैं उसके लिए? भाई भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, पागल ना हो, दिवालिया भी ना हो, ठीक है ना, और वह किसी लाभ के पद पर भी ना हो। लेकिन यह ध्यान रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री ये लाभ के पद में काउंट नहीं किए जाते। 59 में क्या है? राष्ट्रपति पद की शर्तें, जब वो पद पर होगा तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ, यानी कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा वो कौन होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके बाद भाई जो अगला आर्टिकल है वो है 61। ठीक, 61 में है भाई राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि यह प्रक्रिया है राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना हो, इंपीचमेंट बोलते हैं, ये आर्टिकल नंबर 61 के अंदर है। अच्छा भाई, राष्ट्रपति पर मतलब महाभियोग लगेगा किस आधार पर? क्या आधार होना चाहिए कि भाई हम उसको हटा सके? उसका मेन मुख्य आधार ये है भाई संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण। अतिक्रमण, अतिक्रमण का मतलब है भाई अगर वो संविधान का उल्लंघन करे, उसके रेगुलेशन जो कि उसके अंदर मेंशन है उसके खिलाफ जाए, तो उस बेस पे हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? देखो, पहली, इसके लिए राष्ट्रपति को भाई 14 दिन पहले लिखित में सूचना दी जानी चाहिए, यानी कि भाई हम उसके ऊपर महाभियोग लाने जा रहे हैं संसद के अंदर। ठीक है ना। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित में सूचना दी जाए, लिखित में सूचना दी जाए। ठीक है। अब बात यह आती है, जो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग है वो कौन से सदन से शुरू होगा? लोकसभा से शुरू होगा या राज्यसभा से? भाई किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। महाभियोग, महाभियोग की शुरुआत किसी भी सदन से की जा सकती है, किसी भी सदन से की जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। चलो, दूसरा था। तीसरा, मान लेते हैं वो लोकसभा से शुरू होता है, तो उस सदन के 1/4 सदस्यों के लिखित हस्ताक्षर हो। जिस सदन में प्रस्ताव पेश है, जिस सदन में प्रस्ताव पेश है, किसका? महाभियोग का भाई। ठीक है ना। जिस सदन में प्रस्ताव पेश है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। उसके बाद चलो हस्ताक्षर कर दिए भाई, ठीक है,
कुल सदस्य संख्या का, उस सदन की, कुल सदन की सदस्य संख्या का क्या का 2/3 बहुमत भी हो, बहुमत भी हो, ठीक है ना। यानी कि ऐसा नहीं है भाई, मान ले 200 मेंबर है, अपोजिशन में ऐसा मान ले तो 200 मेंबर है और वो लेके आना चाह रहे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग। चलो भाई 1/4 543 सीटें, 1/4 चलो वो तो कवर हो गया भाई, अब भाई वो इतने सदस्य हैं, लेकिन अगर वो 2/3 तो नहीं बनता ना, ऐसा समझिए मेरे इस बात को। मान लिया 200 एमपी ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अब भाई राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना चाहते हैं, ठीक है, और सीट हमारी कितनी है 543, भाई इतनी बनेंगे 200 250, ठीक है ना, क्योंकि अपोजिशन में है ना अभी तो क्या बात, तो क्या है 543 का भाई 1/4, चलो 200 एमपी तो कवर हो गया, पहले वाली शर्त तो होगी। दूसरा, इसके जो लेके आए हैं इनका 2/3 नहीं, कुल सदस्य संख्या का कितना 2/3, जो कि क्या होगा 200 से कम पड़ेगा, ठीक है ना। पहले तो क्या होना चाहिए, जितने टोटल मेंबर है यानी कि 543 का 2/3 उससे पास होके आना चाहिए, तब जाकर वो सदन में लोकसभा में पेश किया गया है तो लोकसभा से प्रक्रिया पूर्ण होगी, ठीक है। चलो मान लिया इस लोकसभा में पेश किया था, 1/4 सदस्यों में भी वो हस्ताक्षर कर दिए, उसके बाद 2/3 से भी वो बहुमत से पारित हो गया, उसके बाद जाएगा वो राज्यसभा में, उसके बाद जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में सदन क्या करेगा, राज्यसभा वाला उन आरोपों की जांच करेगा, उन आरोपों की जांच करेगा, चलो मान लिया उन आरोपों में भी वो सफल हो गया, उसके बाद सदन के 2/3 सदस्य संख्या से बहुमत से पारित हो, जितने सदन में सदस्य उनका 2/3, न कि उनका 2/3 जितना वो उसके खिलाफ लेके आने वाले थे भाई। तो यहां से हम हिसाब लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कितनी जटिल है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। क्या आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में कोई भी महाभियोग का प्रस्ताव उनके खिलाफ पेश हो जाएगा? पहले लोकसभा में सदस्य संख्या का 2/3 लेकर के आओ, फिर राज्यसभा में भेजो, चलो राज्यसभा में भी 2/3, जरूरी तो थोड़ी है ना भाई दोनों में से ये ऐसा मतलब उनका मेजोरिटी ही होगी, ठीक है ना। ओके, तो भाई अगर ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता, वो सक्सेस हो जाते, तो महाभियोग की प्रक्रिया को पूर्ण माना जाएगा। ये सारा प्रोसेस सक्सेसफुली हो जाता तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, ठीक है ना। ये है राष्ट्रपति पर लगने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। चलो भाई ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया, अब बात आती अचानक से कि भाई राष्ट्रपति तो चला गया, हटा दिया महाभियोग के द्वारा, अचानक से कौन आएगा फिर, क्योंकि एट ए टाइम इलेक्शन करवाना भी तो पॉसिबल नहीं होता ना। तो फिर राष्ट्रपति नहीं है तो पद उपराष्ट्रपति संभालेगा, तो पद उपराष्ट्रपति संभालेगा भाई। और अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सीजीआई संभालेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो पद मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश संभालेगा भाई। पहली बात तो राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन संभालेगा, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेगा भाई, ठीक है ना। अच्छा भाई,
अब बात ये है, ये तो पढ़ ही लिया हमने, जो राष्ट्रपति है ना उसको कितने टाइम पीरियड के लिए चुना जाएगा भाई, उसको चुना जाएगा 5 साल के लिए। और मान लो 3 वर्ष के बाद उसके ऊपर महाभियोग लग जाता है और वो सक्सेस भी हो जाता है, तो राष्ट्रपति का तो पद गया, वो राष्ट्रपति तो गए, और टाइम कितना बचा हुआ, 2 वर्ष। अब जो अगला राष्ट्रपति आएगा उस राष्ट्रपति का टाइम पीरियड कितना होगा, 2 वर्ष या फिर पूरा 5 वर्ष। तो ऐसा है, जो अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा, यानी कि जो नया राष्ट्रपति आएगा उसके पद की अवधि पूर्ण होगी, यानी कि 5 साल। लिखो, जब महाभियोग के बाद अगला राष्ट्रपति पूर्ण अवधि के लिए चुना जाएगा, पूर्ण अवधि के लिए चुना जाएगा, ना कि बची हुई अवधि के लिए, ना कि बची हुई अवधि के लिए, बची हुई अवधि के लिए, ठीक है ना। अच्छा, एक और लिखो, राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर करवाना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव 6 महीने के अंदर करवाना होता है, और जब तक चुनाव होगा तब तक कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सीजीआई। अच्छा भाई, ये हमने 52 से लेकर के राष्ट्रपति को अपॉइंट करने से लेकर के उसको हटाने तक पढ़ा। भाई ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के बारे में जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति के अलग अलग जगह पे अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग पावर दी गई है, लेकिन मेरा जो पॉलिटी को पढ़ाने का तरीका है वो कैसा भाई, हर एक आर्टिकल को मैं सीरियल वाइज पढ़ाऊं, ठीक है ना। ये तो इसके अपॉइंटमेंट से लेकर के हटाने तक क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और भी उसके पास बहुत सारी विधायी पावर हैं जिसको वो किसी को अपॉइंट करता है, किसी को हटाता है, वो हम मतलब एक एक करके सभी पढ़ेंगे। अब हम एक बार राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा है, तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि भी अब तक भारत में कितने तो राष्ट्रपति हो चुके हैं, पहले कौन से हुए, उसके बाद कौन से, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये क्रिएट हो जाता। भाई कई बार तो मैंने देखा कि रीजनिंग में भी पूछ लेता, क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाइए कौन सा राष्ट्रपति किसके बाद आया, ठीक है ना। चलो देखो एक बार कैसे है। जो भारत का पहला राष्ट्रपति हुआ भाई वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल भाई 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1962 तक रहा था, ठीक है ना। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1962 तक। हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था, अभी राष्ट्रपति के लिए पहली बार चुनाव कब हुए थे, राष्ट्रपति के लिए चुनाव 24 जनवरी 1950 को हुए थे, और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया। ये क्वेश्चन बनता है, पहले पूछा भी गया है, अकबर राष्ट्रपति के लिए पहली बार चुनाव कब हुए थे। हम 26 जनवरी से पढ़ते आ रहे हैं और हम 26 जनवरी को ही टिक कर देते हैं, नहीं भाई, राष्ट्रपति के लिए चुनाव पहली बार 24 जनवरी को हुए थे 1950 को। और कौन हुए थे हमारे पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, वो हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में। एक चीज और साथ के साथ कवर कर लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भाई 1962 में भारत रत्न से भी सम्मानित कर दिया था, ठीक है ना। जो दूसरे नंबर पर आए वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनका जो कार्यकाल रहा वो 1962 से लेकर के 1967 तक रहा भाई, 1962 से लेकर के 1967 तक रहा, और इनको 1954 में ही भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया था, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल रहा भाई 1967 से लेकर के 1969 तक, 2 साल। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते रहते ही मृत्यु हो गई।
अब वही सिचुएशन क्रिएट होगी। अब अचानक से क्या होगा, राष्ट्रपति नहीं रहा। उस केस में क्या करेंगे हम, या तो भारत के उपराष्ट्रपति को बैठाएंगे या फिर हमारा सीजीआई। तो भाई क्या हुआ, क्या नाम है इसकी जगह फिर किसको लाया गया, इसकी जगह लाया गया न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, जो उस समय के क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये उस तब तक कार्यवाहक बनकर रहे जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं चुन लिया गया, ठीक है ना। चौथे नंबर पर आते हैं भाई वीवी गिरी, 1969 से लेकर के 1974 तक ये रहे। इनको 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया भाई, ठीक है ना। अच्छा भाई, इनके टाइम पे क्या हो गया था, गड़बड़ी हो गई थी थोड़ी, इसलिए इनके निर्वाचन के समय भाई वोटिंग क्या करनी पड़ी थी, दोबारा गिननी पड़ी थी, काउंटिंग दोबारा हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अगर बाई चांस याद ना रहे तो हम इसको ऐसे कर सकते, वी गिरी, यानी कि 2 बार वी आया, कहने का मतलब ऐसा करो बाई मिस्टेक क्या हो गया था, एक वोट को 2 बार गिन लिया था, इस वजह से दोबारा काउंटिंग करवानी पड़ी। ओके, 5वें नंबर पर है भाई फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल 1974 से लेकर के 77 तक रहा, 3 साल रहा भाई। जाकिर हुसैन का 2 साल, इनका 3 साल। ये भी भाई पद पर रहते रहते ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। फिर वही समस्या, अब अगला जो पद संभाला वो था बीडी जत्ती। ये भी क्या थे, हमारे न्यायमूर्ति थे। इन्होंने अगले राष्ट्रपति के चुनाव तक कार्यवाहक के रूप में क्या हुआ था, पद संभाला था। फिर भाई अगले जो हुए हमारे 6ठे नंबर पर नीलम संजीव रेड्डी, 1977 से लेकर के 1982 तक, 1977 से 1982 तक ये हमारे राष्ट्रपति रहे नीलम संजीव रेड्डी। ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे, पहले तो इनको चुनाव में हरा दिया भाई, उसके बाद दोबारा से क्या कर लिया, बिना किसी विरोध किए ही इनको दोबारा से क्या कर लिया, अपॉइंट कर दिया था, ठीक है ना। ये हमारे कैमे नंबर के राष्ट्रपति थे, ये थे भाई हमारे 6ठे नंबर के राष्ट्रपति। इसके बाद आते हैं भाई 7वें नंबर पर ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से लेकर के 1987 तक रहे, ठीक है ना। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने अपने जेबी वीटो पावर का प्रयोग किया। ये जो जेबी वीटो पावर है ये आर्टिकल नंबर 111 के अंदर है, उस वहां पर जाकर के हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आते हैं 8वें नंबर पर आर वेंकट रमन। इनका जो कार्यकाल रहा वो 1987 से लेकर के 1992 तक। 9वें नंबर पर रहे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 92 से लेकर के 97 तक भाई, ठीक है ना। इसके बाद भाई 10वें नंबर पर आते हैं के आर नारायण। के आर नारायण का कार्यकाल रहा 97 से लेकर के 2002 तक। 11वें नंबर पर आते हैं हमारे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये 2002 से लेकर के 2007 तक रहे। इनको क्या बोला जाता था, भारत का मिसाइल मैन। इन्होंने भारतीय विज्ञान में अपनी एक नई दिशा दी थी, ठीक है। इनको 1997 में भी भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। एक बार प्रीवियस में ये पूछ लिया था कि भाई जो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है ये किसके अपोजिशन में खड़े थे, यानी कि किसको हरा के चुनाव में ये जीते थे, वो थे भी लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल हार गई थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जीत गए थे। 12वें नंबर पर प्रतिभा पाटिल, 2007 से लेकर के 12 तक ये रही। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का इनको गौरव प्राप्त हुआ, ठीक है। 13वां आता भाई प्रणब मुखर्जी, 2012 से 17, 2019 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 14वें नंबर पर रामनाथ कोविंद, 2017 से लेकर के 22 तक ये हमारे राष्ट्रपति रहे। जो हमारी वर्तमान में है वो राष्ट्रपति है हमारी 15वें नंबर की, कौन, द्रौपदी मुर्मू, 2022 से लेके अब तक ये हैं, ठीक है ना। ये स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी है, ठीक है ना। प्रतिभा पाटिल तो क्या थी भाई, खाली पहली महिला राष्ट्रपति, ये स्वतंत्र भारत में भी जन्म लिया और पहली महिला राष्ट्रपति भी रही। अच्छा, ये भाई जनजाति से बिलोंग करती है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है, और इनकी कौन सी ट्राइब है, वो है भाई संथाल, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है ना। अच्छा भाई, इसके बाद आता भाई हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जो प्रधानमंत्री किन किन की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है ना। ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, ठीक है। क्या क्या रहेंगी वो देखो। पहला तो भाई भारत का प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति है वो किसकी नियुक्ति करेगा, वो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। आपको एक बात बता दूं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, न कि उसका निर्वाचन।
यानी कि प्रधानमंत्री के नाम के कभी भी इलेक्शन नहीं होते। हम जो चुनते हैं भाई वो हम एमपी को चुनते हैं, और हमारे एमपी मिलकर के किसको चुनते हैं? भारत के प्रधानमंत्री को, ठीक है ना। इसके बाद आता है फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर जो मंत्री परिषद होने वाली है उनके सदस्यों की नियुक्ति करेगा। जिसको प्रधानमंत्री बोलेगा भाई मैं इसको अपने मंत्री परिषद में रखना चाहता हूं, उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तीसरा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस रहने वाले हैं या फिर अन्य जो जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। भाई कौन करेगा उनकी नियुक्ति? राष्ट्रपति। भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत सरकार का विधि अधिकारी, उसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाने वाली? राष्ट्रपति। भाई जो भी हम ये पढ़ रहे हैं ये आगे चल के हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, अनुच्छेद के अंदर ये आएंगे, ठीक है ना। तो सोच रहा था एक बार अपॉइंटमेंट एक साथ लिखवा के बता दूं, फिर आगे चल के इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। अगला, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कि जो भारत सरकार के अकाउंट्स को ऑडिट करता है, उनकी देखभाल करता है, सबका हिसाब किताब रखता है, उसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाने वाली है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। फिर भाई राज्यों के राज्यपाल, जो हमारे राज्य हैं उनमें उनके जो राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे वो कौन करेगा? उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, ठीक है ना। अगला है भाई मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त। जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसका जो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, बाकी के जो मेंबर 2 मेंबर और होंगे उनकी, और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाने वाली है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। इससे जो अगला भाई यूपीएससी अध्यक्ष व अन्य सदस्य, जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका अध्यक्ष और जो बाकी के उसके अन्य सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। फिर भाई आता है हमारा वित्त आयोग, जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, जो हर 5 वर्ष के लिए जो गठित किया जाता है, उसका जो अध्यक्ष होने वाला होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक है। इसके बाद भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य, अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य यानी कि एससी, देखो इसमें है ना जाति, अनुसूचित जाति है भाई, इसका जो कमीशन बनाया गया उसके जो सदस्य होने वाले हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? वो किए जाएंगे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य यानी कि एसटी, जो एसटी के लिए जो कमीशन बनेगा उसके जो सदस्य होंगे उनको भी कौन अपॉइंट करेगा? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि जो बैकवर्ड कमीशन है, जो उसके आयोग की स्थापना होने वाली, जो उसके सदस्य होंगे भाई उसके की स्थापना, उसके चुनाव उनको अपॉइंट भी कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। भाषा आयोग के सदस्य यानी कि लैंग्वेज कमीशन के लिए जो आयोग बनने वाला है, जिसकी स्थापना होगी, उसका सदस्य भी कौन होगा? किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि ये राष्ट्रपति के पास पावर है इनको अपॉइंट करने की भाई, ठीक है ना। ये तो क्या था हमारा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाने वाली कुछ नियुक्तियां। इससे जो अगला है भाई उसमें क्या है भाई? राष्ट्रपति के पास और क्या क्या विधायी अधिकार है, क्या क्या संवैधानिक अधिकार है, देखो एक बार। पहली तो है भाई संसद के सत्र को आहूत करने, आहूत मतलब शुरू करने, सत्रावसान करने यानी कि एंड करने, समाप्त करने, व भंग करने का अधिकार। यानी कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है, वो संसद के सत्र को कभी भी शुरू करवा दे, कभी भी उसको खत्म करवा दे या फिर उसको बिल्कुल ही भंग करवा दे। ये राष्ट्रपति की क्या है? विधायी शक्तियां। लेकिन लेकिन सत्र का स्थगन यानी कि पोस्टपोन करने का अधिकार भाई सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को ही है, ठीक है ना। सत्र को क्या करना? आहूत करना, सत्रावसान करना यानी कि एंड करना, या फिर इसको बिल्कुल भंग करने का अधिकार तो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन अगर पोस्टपोन करना हो सत्र को कुछ समय के लिए तो वो पावर उसको कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संसद में धन विधेयक को पेश करने से पहले भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अगर संसद के अंदर कोई मनी बिल लाया जाता है तो सबसे पहले उसको राष्ट्रपति की नॉलेज में डाला जाता है, यानी कि उसकी परमिशन ली जाती है, भाई हम एक ऐसा ऐसा विधेयक लाने जा रहे हैं संसद में। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के
हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट कोई नया कानून लाना चाहती है, पहले वो लोकसभा से पारित होगा, उसके बाद वो राज्यसभा से पारित होगा, और उसके बाद जब राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर कर देगा तब जाकर के वो क्या बनेगा, कानून बनेगा। ठीक है ना। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार, यानी कि जो हमारी एक तो लोकसभा एक राज्यसभा है, दोनों हाउसेज को अगर चाहे तो राष्ट्रपति एक साथ बुला सकता है। अगला है संसद में निमन विधेयक। निमन में कौन कौन से आते हैं? नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण कौन से आर्टिकल में हमने पढ़ा था? आज कमेंट करके बताना क्लास कमेंट बॉक्स में, हमने कौन से आर्टिकल में आए थे? नए राज्यों का निर्माण किस आर्टिकल के तहत होगा? सीमा व राज्यों के नाम में परिवर्तन। ठीक है ना। निमन विधेयक में कौन कौन से? भाई नए राज्यों का निर्माण है, सीमा है, राज्यों के नाम में परिवर्तन करना। अगर ये विधेयक भी संसद के अंदर अगर पेश किए जाने हैं तो उसके लिए भी क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ठीक है ना। ये थी हमारे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है उपराष्ट्रपति का, हम उसको अगली क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और पिछला साथ के साथ रिवीजन कर रहे होंगे। धन्यवाद।